नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। बिहार में इसी साल प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार। बीजेपी कोटे से बने 7 नए मंत्री। मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़कर हुई 36। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार पर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राज्य के साथ अन्याय करने और परिसीमन के बाद राज्य की सीटों की संख्या कम करने के आरोप को किया खारिज। कहा यह ध्यान भटकाने का तरीका। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में दाखिल किया तीसरा पूरक आरोप पत्र। अभिषेक बनर्जी नाम के व्यक्ति का जिक्र। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के वकील ने कहा, हमारे मुवक्किल को किया जा रहा है परेशान। महाशिवरात्रि के महास्नान के साथ ही 45 दिनों तक चले महाकुंभ का हुआ औपचारिक समापन। 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। आखिरी दिन एयरफोर्स के शो ने मोहा भक्तों का मन। महाशिवरात्रि के मौके पर देश के मंदिरों में बम बम भोले की जयकार। बाबा विश्वनाथ, महाकाल और देवघर समेत सभी ज्योतिर्लिंग में भक्तों ने किया जलाभिषेक। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। बीजेपी के 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें विजय कुमार मंडल, जीवेश मिश्रा, संजय सरावरी, मोतीलाल प्रसाद, राजकुमार सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार और कृष्ण कुमार मंटू शामिल हैं। इस विस्तार के बाद बीजेपी के मंत्रियों की संख्या 21 हो गई है, तो नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले नए मंत्रियों को चुनने में जातीय समीकरण को साधने की कोशिश भी की है। नए मंत्रियों में राजपूत, भूमिहार, कुर्मी, कुशवाहा, दलित और वैश्य समुदाय के चेहरों को जगह दी गई है। बिहार में अक्टूबर में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों से पहले बुधवार सुबह से ही सियासी गतिविधियां अचानक बढ़ गईं। सुबह से जो अटकलें शुरू हुई, शाम 4 बजे राजभवन में उसका समापन हो गया। राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बीजेपी के 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार में जिन 7 चेहरों को नीतीश कैबिनेट में जगह मिली है, उनमें अररिया जिले की सक्टी विधानसभा सीट से विधायक विजय कुमार मंडल, दरभंगा जिले की जाले सीट से विधायक जीवेश मिश्रा और दरभंगा जिले की ही दरभंगा सीट से विधायक संजय सरावरी, सीतामढ़ी जिले की रीगा सीट से विधायक मोतीलाल प्रसाद, मुजफ्फरपुर जिले की साहिबगंज सीट से विधायक राजू कुमार सिंह, नालंदा जिले की बिहार शरीफ सीट से विधायक डॉक्टर सुनील कुमार और सारण जिले की अमनौर सीट से विधायक कृष्ण कुमार मंटू शामिल हैं। इस विस्तार के बाद मंत्रिमंडल में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या 21 हो गई है। कम समय में ज्यादा काम करना है और इसलिए गति बढ़ाकर रखनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुझ पर जो है विश्वास किया, उस विश्वास पर हम लोग जो है खड़े उतरेंगे। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही बीजेपी जेडीयू की सरकार ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है। कैबिनेट का ये विस्तार इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसलिए कैबिनेट विस्तार के जरिए बीजेपी और जेडीयू ने एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बात पूरी तरह साफ है कि 2020 की ही तरह इस बार भी एनडीए और महागठबंधन के बीच जोरदार और कड़ी लड़ाई होने जा रही है। अब 7 मंत्री हुए हैं, सबको बधाई है। मैं सबको बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि बिहार के विकास को और गति मिले। इससे पहले बिहार भाजपा का अध्यक्ष बनने के करीब 7 महीने बाद दिलीप जायसवाल ने पार्टी की एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को फॉलो करते हुए नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की एक व्यक्ति एक पद की नीति का पालन करते हुए ये निर्णय लिया है। एक व्यक्ति एक पद भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है और ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व पूरे भारतीय जनता पार्टी का बागडोर और जिम्मेवारी मुझ पर विश्वास रखती है। कैबिनेट विस्तार में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का बखूबी ध्यान रखा गया है।
नीतीश कुमार की कैबिनेट में नए आने वाले सभी 7 मंत्री बीजेपी से हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में राजपूत, भूमिहार, कुर्मी, कुशवाहा, दलित और वैश्य समाज से आने वाले चेहरे शामिल हैं। कैबिनेट के विस्तार के साथ ही बिहार के मंत्रिमंडल में अब कोई जगह रिक्त नहीं है। नीतीश मंत्रिमंडल में अब कुल 36 मंत्री हैं, जिसमें भाजपा के 2 डिप्टी सीएम समेत 21 मंत्री कैबिनेट में शामिल हैं, जबकि जेडीयू के सीएम पद के साथ 13 मंत्री शामिल हैं। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का 1 और निर्दलीय का 1 मंत्री शामिल है। मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, पटना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कल हिंदी भाषा को थोपने और परिसीमन के द्वारा राज्य के हितों के नुकसान का आरोप लगाया था, तो आज जवाब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। शाह ने कहा कि परिसीमन से किसी भी राज्य की लोकसभा सीट में कमी नहीं होगी, बल्कि परिसीमन का फायदा दक्षिणी राज्यों को मिले, इस पर मोदी सरकार काम कर रही है। तमिलनाडु के कई बीजेपी नेताओं ने डीएमके को उसके हिंदी विरोध पर भी घेरा है और स्टालिन पर बेवजह की राजनीति करने का आरोप लगाया है। तमिलनाडु में गरमाई सियासत, स्टालिन के आरोपों पर भड़के अमित शाह। अमित शाह का स्टालिन पर निशाना, कहा ध्यान भटकाने के लिए आरोप लगा रही हैं स्टालिन। तमिलनाडु में साल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य और केंद्र के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने मंगलवार को केंद्र पर हिंदी थोपने, तमिलनाडु के साथ अन्याय करने और परिसीमन के बाद राज्य की सीटों की संख्या कम करने का आरोप लगाया था। बुधवार को तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्टालिन के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने आंकड़ों के जरिए बताया कि केंद्र कैसे राज्य को ज्यादा मदद दे रही है। वहीं पर परिसीमन को लेकर स्टालिन पर गलत सूचना अभियान फैलाने का भी आरोप लगाया। तमिलनाडु के सीएम हमेशा मोदी सरकार ने तमिलनाडु को अन्याय किया इसकी बात करती। मैं आज सीएम साहब को कहने आया हूं, अगर आप सही बोलते हैं तो कल मेरी बात का जवाब तमिलनाडु की जनता के सामने देंगे। आप गोलमोल बात मत करिए। मैं आज स्टेटिस्टिक के साथ हमारा अकाउंट लेकर आया हूं, इसका जवाब देना। श्रीमान स्टालिन जी, मोदी सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि डीलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं होगा। शाह ने कहा कि 2004 से 2014 के दौरान यूपीए सरकार ने तमिलनाडु को 1,52,901 करोड़ रुपए दिए, जबकि 2014 से 2024 के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य को 5,08,337 करोड़ रुपए प्रदान किए। इसके अलावा मोदी सरकार ने तमिलनाडु को 1,43,000 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भी दिए। वहीं हिंदी के मामले में स्टालिन ने कहा कि उनकी सरकार हिंदी को तमिल मातृभाषा पर हावी नहीं होने देगी। इतना ही नहीं, स्टालिन ने तो केंद्र पर हिंदी थोपकर भाषा युद्ध के बीज बोने का भी आरोप लगा दिया। हालांकि बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर स्टालिन सरकार पर ही निशाना साध रहे हैं। We are not playing divisive politics. In fact, the even BJP government is trying to force Hindi on us. If you are against Hindi, what these DMK people should have done? They should have gone to the schools run by DMK politicians, including the First Family's School of Sunshine. Go there, protest. You should say them that if you teach Hindi, we will close the school. कुछ संगठन केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ पूरे तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को डीएमके छात्र विंग और छात्र महासंघ ने चेन्नई के सैदापेट स्थित डाक घर पर धरना दिया और हिंदी नाम बोर्ड पर पेंट कर दिया। बीजेपी का साफ कहना है कि डीएमके और स्टालिन ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं और हर मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं। भारत की हर भाषा भारतीय भाषा है। उदयनिधि स्टालिन और के पिताजी ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो विकास के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। इसीलिए आज वो इस बात से डरे हुए हैं, भयभीत हैं कि तमिलनाडु की जनता उनके खिलाफ खड़ी हुई है। वैसे स्थानीय लोग इस मामले पर विरोध को सही नहीं बता रहे हैं। I am learning a 5-6 and I would like to learn another 5 or 6. अगर हम एटलीस्ट कम से कम 3 भाषा में
हर आदमी बात कर सकते, इनका मातृभाषा, हम हमारा मातृभाषा नहीं छोड़ेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी स्टालिन को लेटर लिखकर कहा था कि एनईपी में किसी भी भाषा को थोपने का सवाल नहीं है, लेकिन विदेशी भाषाओं पर अत्यधिक निर्भरता खुद की भाषा को सीमित करती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसे ही ठीक करने का प्रयास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तमिलनाडु में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रामनाथपुरम में बैठक की। बैठक के बाद ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मदुरई में चुनाव प्रक्रिया पर अच्छी बैठक हुई। मदुरई और रामनाथपुरम के कलेक्टरों और एसपी ने बहुत सारे सुझाव दिए। चुनाव प्रक्रिया मतदाताओं के लिए और अधिक अनुकूल बनेगी। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ खड़ा रहेगा। I had come here today. We had a good review of the electoral processes at Madurai and now a detailed review at Ramanathapuram. A lot of suggestions have been given by both the collectors and the SPs of both the districts. I have requested the Chief Electoral Officer to compile all these suggestions, and we will discuss and take decisions on way forward when we are meeting all the CEOs on 4th and 5th of March. Our hope is that the electoral processes become more and more voter friendly and the ease of voting increases. The Election Commission was and will always stand with the voters. महाशिवरात्रि के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव की उपस्थिति में कोयंबटूर के ईशा केंद्र में महाशिवरात्रि के उत्सव में भाग लिया। धार्मिक समारोह के दौरान अमित शाह ने ध्यान लिंग में पूजा अर्चना की। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि ईशा योग केंद्र के कारण आज लाखों लोगों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आया है। आज ये केंद्र पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया है। ईशा योग केंद्र ने योग और ध्यान के माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक सोच और सकारात्मक दिशा का उद्भव करने का काम किया है। आदि योगी की ये 112 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा के 112 मार्गों की अनुभूति और परिचय दोनों कराती है। हमें यहाँ आकर ही मालूम पड़ता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य शिवत्व की प्राप्ति करना है। इस बार का महाकुंभ पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी मिसाल बन गया है जो अपने आप में अनोखा है। 45 दिन में 66 करोड़ से ज़्यादा लोग पवित्र स्नान करने पहुंचे, जो इतनी बड़ी आबादी है, सैकड़ों देशों की आबादी के बराबर है। इस महाकुंभ के लिए प्रयागराज में संगम तट पर एक पूरा जिला ही बसाया गया, तो इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत भव्य इंतजाम किए गए। मूलभूत सुविधाओं से लेकर डिजिटल कुंभ के लिए बड़ी बड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। क्या रहा इस बार महाकुंभ में खास, देखिए इस रिपोर्ट में। 45 दिन तक चला महाकुंभ दुनिया के लिए मिसाल बन गया। 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने इस दौरान आस्था की डुबकी लगाई। संख्या की दुनिया भर के देशों की आबादी से तुलना की जाए तो कई देशों की आबादी इसमें समा जाएगी। देश की कुल जनसंख्या से स्नानार्थियों की तुलना की जाए तो ये 55% हो गई है, यानी कि देश की कुल जनसंख्या के करीब 55% से ज्यादा लोगों ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया है। यही नहीं, जापान की आबादी से 5 गुनी, फ्रांस की आबादी से 10 गुनी से ज्यादा आबादी ने यहाँ आकर त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगा ली है। अमेरिका की लगभग आबादी 34 करोड़, फ्रांस की 6.5 करोड़ और पाकिस्तान की 24 करोड़ है। महाकुंभ में लोगों की सैकड़ों वर्षों से दबी हुई भावनाओं को सम्मान मिला। इस आयोजन से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ का फायदा होने की उम्मीद है।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों दावा किया था कि प्रयागराज में चल रही महाकुंभ के दौरान सरकार को करीब 3 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। व्यापार संगठन कैट ने भी सरकार के इन दावों की पुष्टि कर दी है। आंकड़ों पर गौर करें तो 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने, 14 जनवरी को पहले शाही स्नान यानी मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने, 29 जनवरी को दूसरे शाही स्नान मौनी अमावस्या पर 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने, 3 फरवरी को तीसरे शाही स्नान बसंत पंचमी पर 2 करोड़ 33 लाख श्रद्धालुओं ने और 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा पर 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस महाकुंभ के आयोजन में केंद्र और राज्य सरकार ने पूरी ताकतें झोंक दी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री खुद इसकी निगरानी करते रहे। तमाम मंत्रालयों की इसमें अहम भूमिका रही। साथ ही दिव्य भव्य महाकुंभ में कई रिकॉर्ड बने। महाकुंभ तीर्थयात्रियों के लिए 42 दिनों में 15,000 से अधिक ट्रेनें चलाकर भारतीय रेलवे ने रिकॉर्ड बनाया। मौनी अमावस्या के अवसर पर 360 से ज्यादा ट्रेनें चलाई गईं, जिनमें 20 लाख से ज्यादा लोगों को सफलतापूर्वक अपने गंतव्य तक पहुंचाया गया। देश के 50 शहरों से डायरेक्ट ट्रेनें प्रयाग पहुंची। ऐसा मूवमेंट पहली बार था। महाकुंभ के दौरान 2,800 से अधिक फ्लाइट से 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ के दौरान 650 से ज्यादा चार्टर्ड प्रयागराज उतरे। 73 देशों के डिप्लोमेट्स और 50 लाख विदेशी नागरिक कुंभ में पहुंचे। महाकुंभ में 2 लाख से ज्यादा तंबू और 1.5 लाख शौचालय स्थापित किए गए। 1.5 लाख शौचालयों का निर्माण और उनकी देखरेख एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। बिजली सप्लाई के लिए 1,532 किलोमीटर लाइन खींचकर 4,71,000 कनेक्शन दिए गए। महाकुंभ में 67,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई गईं और इस आयोजन से 10 लाख से ज्यादा लोगों को अस्थायी रोजगार मिलने का भी अनुमान रहा। 14 फरवरी को 329 सफाई कर्मियों ने विभिन्न घाटों की एक साथ सफाई कर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 24 फरवरी को एक साथ 21,000 लोगों ने झाड़ू लगाकर रिकॉर्ड बनाया। 25 फरवरी को ही हैंड प्रिंटिंग का भी रिकॉर्ड बना। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को 11,000 से ज्यादा सफाई कर्मियों ने सफल बनाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन का उपयोग भीड़ प्रबंधन और निगरानी के लिए किया गया। महाकुंभ में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग श्रद्धालुओं की संख्या को गिनने के लिए किया गया। वास्तविक समय की ट्रैकिंग के लिए 2,750 AI संचालित कैमरे, ड्रोन, एंटी ड्रोन और तथा ड्रोन के माध्यम से निगरानी की गई। 100 मीटर गहराई तक अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। दुनिया में इतना बड़ा समागम आज तक नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। महाकुंभ के दौरान यहां आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक पवित्र त्रिवेणी में स्नान तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अनेक मंत्रालयों द्वारा स्थापित किए गए प्रदर्शनी शिविरों में केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं से भी अवगत हो रहे हैं। केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के पंडाल में न केवल लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों की विधिवत और विस्तार से जानकारी दी गई, बल्कि इसका डिजिटल स्वरूप लोगों को बेहद आकर्षित कर रहा है। कितना विशेष है सूचना प्रसारण मंत्रालय का ये प्रदर्शनी शिविर, जायजा लिया हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। महाकुंभ में सभी राज्यों की प्रदर्शनियां लगी हैं, सभी विभागों के पंडाल लगे हैं और ऐसा ही पंडाल है सूचना प्रसारण मंत्रालय का, जहां पर केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी डिजिटल माध्यम से दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि कितना लोगों का यहाँ पर जमावड़ा है और किस तरीके से लोग जन जागरूक हो रहे हैं अलग अलग केंद्र की योजनाओं के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्ञान को परिभाषित करते हुए कहते हैं, ज्ञान का अर्थ है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। उसका पूरा का पूरा प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। पंडाल का ये भाग गरीबों, वंचितों की सेवा और सम्मान के लिए समर्पित केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देता है। अगर देखें तो युवाओं के लिए युवा हौसलों को मिली उड़ान के तहत, नारी स्वावलंबन के लिए किए गए कार्य के तहत और राष्ट्र उत्थान के लिए अन्य किए गए जो कार्य हैं उनका यहाँ पर डिजिटल निरूपण किया गया है। इस पूरे सेक्शन को वैदिक ऋचाओं के तहत अलग अलग तरीके से व्याख्यायित किया गया है। जैसे कि जो MSME या फिर उद्यम से संबंधित कार्य हैं उन सेक्शन को कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है।
साथ ही साथ जो आयुष्मान से जुड़े सेक्शन है उसका अर्थ दिया गया है। वेदों और पुराणों की अनेक अनेक युक्तियों के जरिए इस पूरे के पूरे प्रदर्शनी को व्याख्यायित किया गया है। जन जागरूकता का एक अद्भुत प्रचार प्रसार तो यहाँ से हो ही रहा है, साथ ही साथ लोग ये जान पा रहे हैं कि किस तरीके से भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ा रहा है। क्षेत्रीय प्रसार अधिकारी गौरव त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। सर, इस पूरे एग्जीबिशन को अगर देखें सूचना प्रसारण मंत्रालय के, कैसे लोगों को जन जागरूकता का ये कार्य यहाँ पर हो रहा है? देखिए, चूंकि महाकुंभ एक बहुत ही बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं, ऐसे मौके में मंत्रालय ने ये अनूठी पहल करके डिजिटल प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन भागीदारी एवं विकसित भारत की दिशा में बढ़ने से संबंधी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की जा रही है। हम लोगों से राय लेते हैं। आपने ये पूरी प्रदर्शनी देखी, कितना जन जागरूकता और कितनी जानकारी यहाँ से मिल रही है? हमें यहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही है हमारे देश के बारे में कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ से बहुत अच्छा लगा, यहाँ देख के, और बहुत सारी जागरूकताएं मिली हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से है और हमें बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ मिल रही हैं। डिजिटल के थ्रू हर छोटी बड़ी जानकारी हमें यहाँ देखने को मिल सकती है। यहाँ आकर देखा जा सकता है कि किस तरीके से विकास और विरासत दोनों को संरक्षित रखते हुए आत्मनिर्भर भारत की गाथा लिखी जा रही है। और यहाँ आकर लोग संकल्प से सिद्धि की प्रेरणा भी ले सकते हैं, राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का अंशदान भी कर सकते हैं। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। महाकुंभ के आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में युवा त्रिवेणी तट पर पहुंचे। ये एक मौका था वर्तमान पीढ़ी को अपने शाश्वत सनातन मूल्य के साक्षात्कार करने का। क्या सोचती है युवा पीढ़ी? महाकुंभ कैसे युवा पीढ़ी को कर रहा है प्रेरित? युवा सन्यासी स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। महाकुंभ का आयोजन समुद्र मंथन की कथाओं से तो जुड़ा ही है, लेकिन महाकुंभ के आयोजन के दौरान यहाँ वैचारिक मंथन होता है। साक्षात जो संवाद होते हैं संतों से, मनीषियों से, युवाओं से, वो कहीं ना कहीं देश को नई दिशा देते हैं। महाकुंभ के इस आयोजन में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी हमारे साथ हैं। पूरे इस आयोजन के दौरान बहुत सारे जो मंथन हुए, एक तरीके से आप चलें जो अमृत एक कहीं ना कहीं निकलता है इस तरीके के आयोजनों में। इस कुंभ के दौरान क्या देख रहे हैं? वर्तमान युवा की सबसे ज़्यादा भागीदारी या युवाओं को अपने सनातन के प्रति एक नए तेज या ओज या फिर आकर्षण से उसमें ऊर्जा भरी है? 2014 तक हम देखते थे कि टीका, चोटी, गेरुआ, ब्राह्मण, मंदिर, ये सब देख के लोगों के मन में अनास्था सी उत्पन्न होती थी और लोग कहते थे कि लोग बरगला रहे हैं, क्या करें क्या करें। मैंने अपने अपने जिस उपमा से उपमित करना होता है किया गया। तो 2014 से लेके 2025 के हम लोग फरवरी में जा रहे हैं। सब युवाओं के मन में ऐसा आ गया कि सनातन का मतलब ढोंग, छलावा और दिखावा नहीं होता है। सनातन का वास्तविक स्वरूप ही मंदिर होता है, चोटी होता है, धोती होता है। युवा सन्यासी के रूप में स्वामी विवेकानंद जी ही सबसे एक बार सबके स्मरण में आते हैं। किस तरीके से वर्तमान पीढ़ी की युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण में जुड़ रही है? विवेकानंद जी शिकागो में जाके विश्व पटल पर अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की और शंकराचार्य जी ने भारत के तमाम भूभाग को, अटक से कटक, कन्याकुमारी से कश्मीर, सबको एकीकरण करके सनातन धर्म की स्थापना की। तो हमारे दो यूथ आइकन है, एक तो आदि शंकराचार्य जी हो गए और दूसरे हमारे विवेकानंद स्वामी जी हो गए। बहुत सारे युवा, चाहे वो नेता हों या फिर अन्य क्षेत्र से जुड़े हों, बयान उनके इस तरीके के आते हैं। क्या आप उनको ये सलाह देंगे कि आए एक बार साक्षात्कार करें, तो कुंभ तो देखें? नाचे न जानी अंगनवे टेढ़, हम लोग एक कहावत सुनते हैं। तो कुंभ की क्या मर्यादा जानते हैं? ममता बनर्जी गो कसी करवाती हैं बंगाल में, चले जाइए हुबली डिस्ट्रिक्ट में एक पंडुआ माता का स्थान है, जब अभी मुगलों ने कब्जा कर लिया है, वो स्मारक के रूप में हो गया है। तो वहाँ मेला लगता है जहाँ हजारों गायों को रोज काटा जाता है। लालू जी के बात का बहुत ज़्यादा महत्व हमारे दृष्टि में नहीं है। उसी तरह अखिलेश जी का एक काम है विपक्ष के नेता में खामियों को ढूंढना, तो वो अपना काम कर रहे हैं।
निश्चित तौर से अगर देखें तो महाकुंभ का आयोजन युवाओं के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र बिंदु तो रहा ही, साथ ही साथ युवाओं को हमेशा ये प्रेरित करता है कि वो राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए अपना अंशदान करें, क्योंकि यही राष्ट्र धर्म भी है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। महाकुंभ का आयोजन दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन तो है ही, साथ ही साथ ये जन जागरूकता का वैश्विक मंच भी है। पवित्र त्रिवेणी पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है नमामि गंगे पंडाल, जहां पर गंगा नदी के अविरल निर्मल स्वरूप को बनाए रखने के लिए किए गए प्रयासों को प्रदर्शित किया गया है। नमामि गंगे पंडाल का जायजा लिया हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। महाकुंभ का आयोजन त्रिवेणी तट पर होता है, जहां मां गंगा, यमुना और अंतः सलिला सरस्वती का महासंगम होता है। महाकुंभ की उपादेयता, महाकुंभ की महत्ता त्रिवेणी तट पर है। भले ही उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में भी आयोजन होता है। महाकुंभ नगर में नमामि गंगे का पंडाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर गंगावतरण के दृश्य से लेकर गंगा के संरक्षण के लिए किए गए कार्यों को बेहद खूबसूरत तरीके से प्रदर्शित किया गया है। गंगा के विविध रूप हैं: मोक्षदायिनी गंगा, जीवनदायिनी गंगा, पतित पावनी गंगा, अद्भुत गंगा, आराध्य गंगा। गंगा के बारे में कहा गया तू भूत, भविष्य, वर्तमान, तू कर्म, तू विधान, तू सत्व, तू ममत्व, तू संध्या दिवस विहान। किस तरीके से गंगा भारत की सांस्कृतिक जीवन रेखा है, आर्थिक जीवन रेखा है, आध्यात्मिक जीवन रेखा है, दार्शनिक जीवन रेखा है। किस तरीके से गंगा भारत की भूत, भविष्य और वर्तमान है, उसको यहाँ बेहद खूबसूरत तरीके से प्रदर्शित किया गया है। नमामि गंगे निश्चित तौर से एक भगीरथ प्रयास है माँ गंगा को संरक्षित रखने का, माँ गंगा को दीर्घकालिक स्वरूप में भारत की सुरसरी और मोक्षदायिनी स्वरूप प्रदान करने का। यहाँ पाएंगे, देखेंगे कि किस तरीके से इस पंडाल में देश के अलग अलग हिस्सों में पूरी तरह से प्रदर्शित किए जाने वाले कार्यक्रमों को प्रदर्शित किया गया है। सीवरेज परियोजनाओं की अगर बात करें तो 203 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, तकरीबन 32,613 करोड़ रुपए की लागत की। जो नमामि गंगे कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भगीरथ प्रयास है, उसको विश्व स्तर पर मान्यता तो मिली ही है, साथ ही साथ उसके सकारात्मक परिणाम भी यहाँ पर दिखते हैं। लोगों में जन जागरूकता पैदा हो, लोग गंगा माँ के प्रति अपने कर्तव्यों को समझ सके, उसके लिए यह पंडाल लोगों में बेहद आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नमामि गंगे विभाग से उप सचिव अविनाश चंद जी हमारे साथ हैं। सर, हम देख रहे हैं बहुत खूबसूरत तरीके से ये पंडाल है, लोगों के आकर्षण का केंद्र है, लोग सेल्फी ले रहे हैं। कितना प्रेरित उत्प्रेरित हो रहे हैं लोग? काफ़ी सर, बहुत ज़्यादा, और काफ़ी लोगों का उत्सुकता है, काफ़ी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और हम लोगों के यहाँ भी काफ़ी इस पे काम चल रहा है। प्रतिदिन इस पंडाल में लोग आ रहे हैं और गंगा माँ के प्रति अपने कर्तव्यों को और गंगा नदी के संरक्षण के दायित्व का भी बोध यहाँ पर कर रहे हैं। हम और कुछ ऐसे दृश्य आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से माँ गंगा के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। तो जो भी व्यक्ति यहाँ इस पंडाल में आ रहे हैं, वो एक शपथ लेकर जा रहे हैं प्रकृति संरक्षण का, नदी संरक्षण का, माँ गंगा के प्रति अपने दायित्व की प्रतिपूर्ति का, और निश्चित तौर से महाकुंभ में आने, त्रिवेणी स्नान करने और पुण्य कमाने के साथ साथ यह एक संकल्प लेने का भी बेहद अनमोल क्षण है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सांस्कृतिक उत्थान के लिए अतुलनीय कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने विकास भी, विरासत भी की संकल्पना को साकार किया है। देखिए डीडी न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट। भारत का आध्यात्मिक स्वरूप देश का प्राण है चिरकाल से, लेकिन 1000 वर्ष की गुलामी के दौरान आध्यात्मिक स्वरूप पर ग्रहण लगा। लोग अपनी विरासत और संस्कृति से दूर होते चले गए। आध्यात्मिक शक्ति को लेकर संशय शंका में जीना आदत बन गई थी। लेकिन साल 2014 में एक बदलाव आया। केंद्र की सरकार संभाली नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। यहीं से शुरू हुआ बदलाव का दौर। प्रधानमंत्री का संकल्प था विकास भी, विरासत भी।
पहला संकल्प रहा त्रासदी में तबाह हो चुके केदारनाथ धाम को दोबारा से भव्यता देना। श्रद्धालुओं की आस्था और उनकी जरूरतों के मुताबिक धाम को सजाया संवारा गया। 20 अक्टूबर 2017 को भव्य केदारनाथ धाम के लिए शिलान्यास हुआ। फिर एक बार बाबा ने मुझे बुला लिया, फिर एक बार खींचता चला आया बाबा के चरणों। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है बाबा विश्वनाथ। वाराणसी में उत्तर वाहिनी गंगा किनारे अवस्थित ये धाम अतिक्रमण और तंग गलियों की वजह से सिमट गया था। मंदिर परिसर महज 3000 वर्ग फुट में सिमटा हुआ था और ये मां गंगा के तट से बहुत दूर हो चला था। प्रधानमंत्री ने बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने का शुभारंभ किया। नए स्वरूप में इसका विस्तार 5 लाख वर्ग फुट किया गया। गंगा तट से बाबा के दरबार तक श्रद्धालुओं को सीधे प्रवेश की व्यवस्था दी गई। 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने खुद बाबा विश्वनाथ का अभिषेक पूजन किया और नए स्वरूप को श्रद्धालुओं के लिए आधिकारिक रूप से खोल दिया गया। 11 अक्टूबर 2022 एक बार फिर देश ने अपने सांस्कृतिक वैभव की छठा देखी। उज्जैन में प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल लोक का उद्घाटन किया। मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार ने कॉरिडोर को वैश्विक पटल पर नई पहचान दिलाई। मंदिर प्रांगण की आभा अपने दिव्य भव्य स्वरूप में जीवंत हो उठी। प्रधानमंत्री का ये सफर यहीं रुकने वाला नहीं था। देवादिदेव महादेव के बाद एक संकल्प था मां काली के नाम। गुजरात के पंचमहाल जिले में पावागढ़ स्थित माता कालिका मंदिर ने सदियां बदलती हुई देखी, युग बदलते हुए देखा, राजपाट बदलते देखा, लेकिन नहीं देखा था तो अपना शिखर। 15वीं शताब्दी यानी करीब बीते 500 साल से मंदिर बिना शिखर के था। इंतजार खत्म हुआ 18 जून 2022 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वह अद्भुत क्षण आया जब शक्ति पीठ में से एक इस मंदिर का शिखर स्थापित हुआ और प्रधानमंत्री ने ध्वज फहराया। इस पुनर्जागरण काल में सबसे बड़ा सौभाग्य 22 जनवरी 2024 को आया, जब देश की चेतना, सामान्य जन का आधार, सत्य और न्याय की मूर्ति प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अयोध्या में ये क्षण सदियों के एक संघर्ष इंतजार के बाद आया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का उनकी जन्मभूमि पर 500 साल बाद मंदिर बना और टेंट से निकलकर रामलला अपने नए स्थायी गर्भगृह में पहुंच गए। परंपरा की पवित्रता और आधुनिकता की अनंतता दोनों ही पथ पर चलते हुए भारत समृद्धि के लक्ष्य तक पहुंचेगा। मेरे साथियों, आने वाला समय अब सफलता का है। आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। साल 2024 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने तीर्थराज प्रयागराज में अक्षयवट और ऋषि भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर का उद्घाटन किया। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु अक्षयवट के दर्शन पाकर आह्लादित हो उठे। सुविधाजनक कॉरिडोर ने उनकी आराधना और आस्था को नई ऊंचाई दी। बीते 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के आध्यात्मिक पुनर्जागरण का काल संभव हुआ। इस संकल्प के पीछे प्रधानमंत्री की जो शक्ति है, जो वैभव है, जो उत्कर्ष है, उसके मूल में है सेवा, मोक्ष और राष्ट्रहित। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यूरोपीय संघ के एआई वर्किंग ग्रुप के सह अध्यक्ष माइकल मैकनामारा ने हमारे संवाददाता गौतम रॉय के साथ खास बातचीत में कहा कि एआई के इस्तेमाल को लेकर अपना रास्ता चुनना भारत पर निर्भर है। What do you make of how India is dealing with the AI landscape right now? It has an AI mission, so it wants to develop AI,
to the kind of advantages that it can deliver, and also at the same time, it is in the process of working out an AI law. It's a matter for India it's a sovereign decision for India to determine which approach it takes, whether it takes the regulation-free model or believes that there are risks inherent in AI and that they need to be mitigated and society needs to be protected from those. The Indian government did sign up to the declaration that accompanied the AI summit in Paris, as did the Chinese government, it must be acknowledged. The United States didn't, and neither did the United Kingdom, which came as perhaps maybe more of a surprise than the United States. मैकनामारा ने आगे कहा कि ईयू ने ये सुनिश्चित किया है कि उसके एआई कानून के अनुपालन का भार बड़ी आईटी कंपनियों पर पड़े, न कि छोटे उद्यमों पर। I'd be very slow to give advice to a country of this size and magnitude and economic force of India, but I think I say what I think is beneficial in the European model. In the European context, is at least looking to mitigate risk, looking to ensure that the worst risk is mitigated, but also ensuring that regulatory burden falls on large developers who have the economic ability to sustain that rather than SMEs. I mean, there is a concerted effort in Europe to ensure that a regulatory burden doesn't fall on SMEs. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए आए युवा पोलिश प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। पोलिश प्रतिनिधिमंडल भारत द्वारा शुरू किए गए जाम साहब मेमोरियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भारत आया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने टोक्यो में जापान भारत अफ्रीका बिजनेस फोरम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और जापान मिलकर अफ्रीका के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने अफ्रीका के साथ भारत के गहरे आर्थिक संबंधों को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और दोनों देशों के बीच व्यापार 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। India's approach to Africa has always been guided by a deep-rooted commitment to building long-term mutually beneficial partnerships. Unlike extractive models of engagement, India believes in capacity building, skill development and technology transfer, ensuring that African countries not only benefit from investments but also develop self-sustaining growth ecosystems. जयशंकर ने लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्रता और कानून के शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए अफ्रीका और उससे परे संबंधों को मजबूत करने में भारत और जापान के साझा दृष्टिकोण को भी सामने रखा। Over the years, our bilateral relations have evolved into a special strategic and global partnership. Together, we have built strong foundations in areas such as infrastructure, technology, healthcare, and education. Our engagement within Quad further complements and reinforces our bilateral engagement in a wide range of areas. वहीं ग्लोबल साउथ की भूमिका पर कहा कि भारत अफ्रीका और अन्य देशों के लिए एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र बन सकता है जहां जापानी कंपनियां निवेश कर सकती हैं। विदेश मंत्री ने भारत के प्रयासों का हवाला दिया, विशेष रूप से वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स और इसकी G20 अध्यक्षता के माध्यम से, जिसके दौरान G20 में अफ्रीकी संघ की स्थायी सदस्यता को सफलतापूर्वक सुविधाजनक बनाया। Japanese investments, India's solid industrial base and digital capacities, and Africa's talent and consumption can come together to create beneficial outcomes for all stakeholders. The growth and prosperity of Africa will not only benefit its people, but also contribute to broader global stability and economic progress. India and Japan, with their complementary strengths, are well positioned to support Africa's development in a sustainable and inclusive manner. यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन 27-28 फरवरी को भारत की यात्रा पर आ रही हैं।
उनके साथ 27 में से 21 यूरोपीय संघ आयुक्तों यानी उनके मंत्रियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। इस यात्रा का उद्देश्य भारत EU रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। इसमें व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और यूक्रेन संघर्ष से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। देखिए हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन की ये रिपोर्ट। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और EU अध्यक्ष उर्सुला वॉन देर लेयन के बीच 28 फरवरी को दिल्ली में महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। इसमें मुक्त व्यापार समझौता, FTA, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, FTA को लेकर बाजार पहुंच और शुल्क पर बातचीत केंद्र में रह सकती है। लेकिन इसके अलावा भारत EU रणनीति साझेदारी को रक्षा, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सहयोग जैसे नए क्षेत्र तक विस्तारित करने पर भी जोर दिया जाएगा। दोनों पक्ष डिजिटल टेक्नोलॉजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का भी पता लगाएंगे। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे विषय शामिल होंगे। यह वार्ता भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायक हो सकती है। व्यापार और निवेश और तकनीकी सहयोग, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, ये 2-3 और पूरा जियोपॉलिटिकल जो मुद्दे हैं उनके ऊपर तो बात करनी होगी, क्योंकि दोनों यूरोप और EU आप कहें, यूरोप कहें और भारत, दोनों डेमोक्रेसीज हैं, दोनों प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज़ हैं। हमारे इंटरेस्ट बहुत हद तक पूरे विश्व में मिलते हैं, तो उनको हम कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग अपना बढ़ा सकते हैं, उसी पर हमको अपना ज़्यादा जोर देना होगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू भारत EU व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद है। इसका उद्देश्य व्यापार, नई तकनीकों और डिजिटल नवाचार में रणनीतिक समन्वय को बढ़ावा देना है। कुल द्विपक्षीय व्यापार $135 अरब, भारत का EU को निर्यात $76 अरब, EU का भारत को निर्यात $59 अरब, EU का भारत में निवेश $117 अरब, 6000 यूरोपीय कंपनियां, भारत का EU में निवेश $40 अरब। India free trade agreement that has been looming on, dragging on actually for more than a decade now, and so far they couldn't agree on the terms, and I think now the situation is there that that this agreement should be finalized in the interest of both countries. यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में EU आयुक्त तो भारत में आधिकारिक बैठक कर रहे हैं। इससे भारत EU संबंधों का बढ़ता रणनीतिक महत्व स्पष्ट होता है। इस चर्चा का एक और महत्वपूर्ण विषय रूस यूक्रेन युद्ध होगा। EU भारत की कूटनीतिक भूमिका को शांति वार्ता में देख सकता है और यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने में भारत के समर्थन की संभावनाओं की तलाश कर सकता है, यदि कोई शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाता है। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध को समाप्त करने पर चर्चा कर रहे हैं। यह युद्ध अब 3 साल पूरे कर चुका है। यूरोपीय संघ इस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है। वह भारत को एक संभावित सहयोगी के रूप में देखता है, क्योंकि भारत ने अब तक वैश्विक संघर्षों में एक संतुलित रुख बनाए रखा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से पूरी दुनिया की राजनीति थोड़ी असहज हुई है और ऐसे में सभी देश अपने अपने पुराने संबंधों को मजबूत करने पर लगे हुए हैं, ताकि दुनिया में संतुलन बना रहे और आपसी हित भी प्रभावित न हो। भारत और EU के रिश्ते बहुत ही पुराने हैं और इसे मजबूत करने की दिशा में यह यात्रा हो रही है। DD न्यूज़ के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। महाकुंभ 2025 एक ऐतिहासिक और भव्य आयोजन बनकर उभरा, जिसने नई आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुआ। 45 दिवसीय इस आयोजन में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाकर इतिहास रचा। योगी सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से प्रयागराज का अभूतपूर्व विकास हुआ, जिससे महाकुंभ पहले से अधिक दिव्य और भव्य बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समर्पण भाव इस आयोजन में पूर्ण रूप से परिलक्षित हुआ। महाकुंभ में देश के सभी 13 अखाड़ों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। 4000 हेक्टेयर में फैले महाकुंभ नगर को 25 सेक्टरों में विभाजित किया गया, जिसमें 12 किलोमीटर पक्के घाट, 1850 हेक्टेयर में पार्किंग, 31 पॉन्टून पुल, 67,000 स्ट्रीट लाइट, 1.5 लाख शौचालय और 25,000 सार्वजनिक आवास बनाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजन के लिए 7,000 करोड़ रुपए और केंद्र सरकार ने कुल 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए। इस आयोजन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य राजनीतिक हस्तियों ने भाग लिया।
महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए बॉलीवुड सितारे, उद्योगपति और खेल जगत की हस्तियां भी शामिल हुईं। डिजिटल महाकुंभ पहल, AI चैटबॉट्स और खोया पाया केंद्र ने पूरे आयोजन को सफल बनाया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यक्तिगत रूप से पूरे आयोजन पर कड़ी नजर रखी, जिससे आयोजन खास बन गया। केंद्रीय शिक्षा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने मेघालय में NEC और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय राज्य मंत्री मजूमदार ने मेघालय सरकार से NEC के तहत लंबित 10 परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने का भी आग्रह किया। The state government will communicate with the donor ministry that these following projects are not feasible, and they will drop and they will ask for the same fund, same amount of fund for separate projects. And in other cases, most of the projects are either 100% completed or 80% completion is achieved till now. But on paper it is delayed project because it is not, after the completion of every project, there is a procedure of submitting the completion certificate and some government, formalities are there. मणिपुर अब धीरे धीरे शांति की ओर लौट रहा है। स्थानीय लोग पुलिस की अपील को गंभीरता से ले रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की अपील पर लोग अपने पास रखे अवैध हथियार पुलिस को लौटा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में लोगों ने लगभग 100 से अधिक तरह के हथियारों को पुलिस के सामने सरेंडर किया है। इन हथियारों को राज्य के अलग अलग स्थानों पर सरेंडर किया गया। इस बीच सुरक्षा बलों ने मंगलवार को विष्णुपुर जिले में KCP के 2 कैडरों को पिस्टल और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी ओर नफाई की पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने वन विभाग के साथ मिलकर अवैध पोस्ता की 35 एकड़ भूमि को नष्ट कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम का दौरा किया और सामूहिक कन्या विवाह समारोह के आयोजन में भाग लिया। राष्ट्रपति ने महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए परिवार और समाज से महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कही। साथ ही उन्होंने महिलाओं को स्वयं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने और सबल बनने का आह्वान किया। आज जब हमारे देश वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है, तो समाज के सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि वे बेटियों और बहनों को सबल और सक्षम बनाने में अपना योगदान दें। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान दें। हमारे छोटे छोटे प्रयास हमारी बेटियों को सशक्त बनाएंगे। मैं सभी महिलाओं से भी कहना चाहूंगी कि आप स्वयं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करें। जब आप सबल होंगे तभी हमारा समाज और देश सबल होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि देश साल 2047 में जब अपनी आज़ादी की शताब्दी मनाएगा, तब हमने देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। एक ऐसा भारत जो न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक समरसता से परिपूर्ण हो। राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे भारत के निर्माण में संतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमने भारत को वर्ष 2047 तक जब हम आज़ादी की शताब्दी मनाएंगे, एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। एक ऐसा भारत जो न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो बल्कि सामाजिक समरसता से परिपूर्ण हो, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील हो, अपने आध्यात्मिक प्रकाश से विश्व समुदाय को राह दिखाने वाले हो। ऐसे भारत के निर्माण में समकालीन संतों की भी अहम भूमिका है। ये लोगों को सामाजिक एकता बढ़ाने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए तथा अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर से मुलाकात की। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की।
लद्दाख में भारी बर्फबारी के कारण पुलिस और प्रशासन ने जंस्कार में भिक्षु को सफलतापूर्वक बचा लिया है। प्रशासन ने गंभीर रूप से बीमार भिक्षु को सुदूर बारदान मठ से सफलतापूर्वक निकालकर समय पर चिकित्सा उपचार सुनिश्चित किया। भिक्षु के बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में सूचना मिलने पर प्रशासन ने तुरंत बचाव दल भेजकर अभियान को कठिन परिस्थितियों में पूरा करने में सफलता प्राप्त की। देश में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड पहल इसमें अहम योगदान दे रही है। वित्त मंत्रालय से मिली ताज़ा जानकारी के मुताबिक किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। ये अमाउंट मार्च 2014 में केवल 4.26 लाख करोड़ रुपए ही था। मंत्रालय के बयान के मुताबिक किसान क्रेडिट कार्ड से देश के 7 करोड़ 72 लाख किसानों को फायदा हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड की राशि का इतना बढ़ना इस बात का सबूत है कि देश में कृषि और इससे जुड़े कार्यों के लिए किसानों को दिए जाने वाले सस्ते कर्ज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वहीं देश में कृषि गतिविधियां भी बढ़ी हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे प्रोडक्ट खरीदने के लिए बैंक से समय पर सस्ता कर्ज मिल जाता है। वर्ष 2019 में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी से जुड़े किसानों तक भी पहुंचाना शुरू कर दिया। किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए सरकार बैंकों के ब्याज का 1.5% तक वहन करती है। किसानों को 7% सालाना की दर पर 3 लाख रुपये तक का सस्ता शॉर्ट टर्म कर्ज मिलता है। बजट 2025-26 में इस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की गई। सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह ने बताया कि एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुसार सीबीएसई द्वारा अब साल में 2 बार 10वीं की बोर्ड परीक्षा के आयोजन के लिए मसौदा नीति जारी की गई है। मसौदा नीति को विस्तृत विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। मसौदा नीति की मुख्य विशेषता परीक्षा की वर्तमान योजना को जारी रखना और छात्रों को उतने विषयों में दूसरी बोर्ड परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान करना है। इसका उद्देश्य छात्रों को अपना प्रदर्शन सुधारने का एक और अवसर प्रदान करना है। वर्तमान में 9वीं और 10वीं कक्षाओं में 16 शैक्षणिक विषय, 23 कौशल विषय और 45 भाषाएं विकल्प बोर्ड प्रदान करती हैं। छात्र शैक्षणिक विषयों की सूची में से कोई भी 2 भाषाएं और 3 वैकल्पिक विषय ले सकते हैं। इसके अलावा छात्र 6ठे विषय के रूप में कोई भी कौशल विषय और 7वें विषय के रूप में एक और भाषा भी दे सकते हैं। एक छात्र 10वीं कक्षा में अधिकतम 7 विषय दे सकता है। विषयों की ये योजना और विकल्प 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी अपरिवर्तित रहेंगे। इस प्रकार 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक विषयों, भाषाओं और कौशल विषयों का एक ही सेट जारी रहेगा। विशेष आवश्यकता वाले उम्मीदवारों को भी वर्तमान में दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ मिलता रहेगा। इसी तरह किसी भी संस्थान को वर्तमान में दी जाने वाली कोई भी छूट जारी रहेगी। परीक्षाओं के संचालन की वर्तमान व्यवस्था में प्रमुख बदलाव ये होगा कि कुछ विषयों की परीक्षाएं 2 से 3 बार आयोजित करने का प्रस्ताव है, ताकि छात्रों द्वारा पेश किए जाने वाले विषयों के विकल्पों को समायोजित किया जा सके। इससे परीक्षाओं की अवधि कम हो जाएगी। हितधारकों और जनता से प्राप्त फीडबैक के साथ योजना को और अधिक परिष्कृत किया जाएगा। उसी आधार पर सभी इच्छुक हितधारकों को सीबीएसई वेबसाइट पर निर्दिष्ट समय सारणी के भीतर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भगवान शिव पार्वती के विवाह के पर्व महाशिवरात्रि के अवसर पर राजस्थान के टोंक के मंदिरों में भक्तों की सुबह से ही भीड़ उमड़ रही थी। भक्त अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना करते नजर आए। भगवान शिव और माता पार्वती के पर्व महाशिवरात्रि के अवसर पर टोंक शहर और आसपास के क्षेत्रों में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही उमड़ती हुई नजर आई। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में सुबह से ही महिला, पुरुष और युवक युवतियां हाथों में पूजा की थाली में जल, दूध, घी, शक्कर, शहद लेकर मंदिर पहुंचते नजर आए और भगवान शिव का अभिषेक कर अपने घर, परिवार, व्यापार में उन्नति की कामना किया। महाशिवरात्रि के चलते ब्रह्म मुहूर्त के बाद भगवान महादेव की आरती के साथ ही शिवालयों में मेले जैसा माहौल है। पर्व पर टोंक जिले में भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।
मुझे किसी का तो नहीं पता, मुझे अपना पता। मैं उल्लास के साथ इस त्यौहार बहुत अच्छे से मनाती हूँ और आज से मुझे नींद नहीं आती इस चीज़ में कि महाशिवरात्रि आने वाली है। और इस बचपन से ही मैं बहुत खुश होती हूँ इस चीज़ में आने में। कितनी भी भीड़ होती है मैं तो हर जगह से पहुँच जाती हूँ। यहाँ जो है पंचामृत का बहुत महत्व है शिवरात्रि के दिन, क्योंकि भगवान शिव को पंचामृत अति प्रिय है। तो पंचामृत जो है वो गाय के दूध, दही, घी और शक्कर और उससे बनता है। भगवान शिव व पार्वती के विवाह के दिन मनाए जाने वाले महाशिवरात्रि के पर्व पर जिले में सांप्रदायिक दृष्टि से पहचाने जाने वाले मालपुरा कस्बे में भी हिंदू संगठनों द्वारा पहली बार शिव बारात का अनूठा आयोजन रखा गया। यहाँ बीती शाम छत्रेश्वर महादेव विकास समिति की बैनर तले रखे गए इस आयोजन में अलवर जिले से आए लोक कलाकारों द्वारा हैरत अंगेज कारनामों के अलावा भगवान शिव की बारात का जिस तरह से साकार किया गया, उसे देखने के लिए कस्बे वासी उमड़े नजर आए। कस्बे के बाजार में निकाली गई इस शिव बारात को जगह जगह पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया। लगभग 4 घंटे का सफर तय कर शिव बारात छत्रेश्वर मंदिर पहुंची, जहां शिवरात्रि के पर्व पर विशेष झांकियां सजाई गई थीं। शिव बारात के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसे लेकर पुलिस द्वारा विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह के पर्व महाशिवरात्रि के अवसर पर आज टोंक के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। लोग पहुंच रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और मांग रहे हैं मन्नत। रवि टेलर, डीडी न्यूज, टोंक। अफगानिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा उलटफेर किया है। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में 8 रन से हरा दिया। इस हार के साथ ही इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है, जबकि अफगानिस्तान की उम्मीद अभी कायम है। अफगानिस्तान का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 325 रन बनाए। इसके जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 317 रन के स्कोर पर आउट हो गई। अफगानिस्तान की ओर से उमर जई ने सबसे अधिक 5 विकेट झटके। वहीं अफगानिस्तान की तरफ से शानदार 177 रन बनाने वाले इब्राहिम जर्डान को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।